10th क्लास की बायोलॉजी टेक्स्ट बुक से एक्सक्रीशन। ठीक है, देखिए, देर इज नो फैक्ट्री विच कैन मैन्युफैक्चर अ प्रोडक्ट विदाउट जनरेटिंग एनी वेस्ट। यानी कि कोई ऐसी फैक्ट्री नहीं है जो कोई ऐसा प्रोडक्ट बना सकता जिसमें कोई वेस्ट नहीं बनता। अब देखिए, सीना अगर है, स्टिचिंग अगर है, कोई फैक्ट्री में जो है कपड़े सिले जा रहे, तो वो कपड़े अगर सिले जा रहे तो उसके साथ कई वेस्ट प्रोडक्ट्स भी जो है फॉर्म होते। एक कपड़ा, एक ड्रेस एक ही बन के तैयार नहीं होता, बल्कि उसके साथ बहुत सारे वेस्ट प्रोडक्ट्स भी बन के तैयार होते हैं। इसी तरीके से जो है ह्यूमन बीइंग्स और दूसरे ऑर्गेनिजम्स, चाहे वो यूनिसेलुलर हो या मल्टी सेलुलर हो, वो भी एक सेलुलर फैक्ट्री है। ठीक है, और अगर सेलुलर फैक्ट्री है तो वो लोग वेस्ट जनरेट करते रेगुलर इंटरवल्स पे। ठीक है, उनकी बॉडी में से वेस्ट जनरेट होता रेगुलर इंटरवल्स पे। ठीक है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स को जो है एनर्जी होना पड़ता है उनके सर्वाइवल के लिए, उनके उनको जीने के लिए, जिंदा रहने के लिए और मेटाबॉलिक एक्टिविटीज परफॉर्म करने के लिए एनर्जी की जरूरत रहती। तो वो एनर्जी वो लोग कैसा हासिल करते? ग़िज़ा लेके। ठीक है, और ये एक्टिविटीज जो है दो टाइप्स में डिवाइडेड है, एक तो एनाबॉलिक एक्टिविटीज और एक कैटाबॉलिक एक्टिविटीज। ठीक है, तो इन दोनों एक्टिविटीज को कलेक्टिवली मेटाबॉलिक एक्टिविटीज कहा जाता। पूरे ऑर्गेनिजम्स जितने भी है दुनिया में, वो जो है बहुत सारे डिफरेंट सब्सटेंसेस इस्तेमाल करते हैं अपने मेटाबॉलिक एक्टिविटीज के लिए, और डिफरेंट प्रोडक्ट्स जो है इनका ये लोग जनरेट करते हैं मेटाबॉलिक एक्टिविटीज के जरिए। जैसे कि लाइफ प्रोसेसेस है, 3 किस्म के लाइफ प्रोसेसेस है। ठीक है, एक फोटोसिंथेसिस है। फोटोसिंथेसिस में क्या प्रोड्यूस हो रहा? ऑक्सीजन प्रोड्यूस हो रहा। ठीक है, क्या प्रोड्यूस हो रहा फोटोसिंथेसिस में? ऑक्सीजन इनका वेस्ट प्रोडक्ट है। ठीक है, ये लोग कार्बन डाइऑक्साइड इस्तेमाल कर लेते और ऑक्सीजन जो है रिलीज कर देते। तो ऑक्सीजन प्लांट्स का वेस्ट मटेरियल है। ठीक है, एक वेस्ट प्रोडक्ट है जो ये लोग रिलीज कर दे रहे हैं, जो इस्तेमाल करने के लायक नहीं है, उनके इस्तेमाल के लायक नहीं है। ठीक है, इसी तरीके से रेस्पिरेशन क्या है? ह्यूमन बींग्स ह्यूमन बींग्स और दूसरे एनिमल्स रेस्पिरेशन के जरिए क्या करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते। ठीक है, और ऑक्सीजन लेते, ये लोग ऑक्सीजन लेके रेस्पिरेशन का अमल अंजाम देते हैं। उसके बाद में इनसे क्या खारिज हो रहा? कार्बन डाइऑक्साइड जो है खारिज हो रहा। ठीक है, इसी तरीके से डाइजेशन में ये लोग ग़िज़ा हासिल करते हैं। हम लोग सब क्या करते हैं? ग़िज़ा हासिल करते हैं। वो ग़िज़ा जो है डाइजेस्ट होती, डाइजेस्ट होने के बाद में यूरिन और फीकस मैटर के जरिए अ, ये रिलीज हो जाता। ठीक है, अब हम लोग को डिफरेंट काइंड्स ऑफ मटेरियल्स जो प्रोड्यूस होते हैं मेटाबॉलिक एक्टिविटीज के बाद में, इसके बारे में हम मालूम कर लिए। ये 3 जो लाइफ प्रोसेस है, इनके जरिए हमको मालूम हो गया क्या क्या वो प्रोडक्ट्स है जो रिलीज होते हैं। ठीक है, कुछ जो है सो हार्मफुल रहते, कुछ मेटाबॉलिक एक्टिविटीज के बाद जो प्रोडक्ट्स बनते वो हार्मफुल रहते। ठीक है, ऑर्गेनिज्म के लिए बहुत हार्मफुल रहते हैं। इस वजह से ये क्या करते हैं? अपनी बॉडी से इसको निकाल देते हैं। और कुछ जो है सो अपने अंदर कुछ अदर फॉर्म्स में ये वेस्ट प्रोडक्ट्स को अपने अंदर स्टोर कर लेते हैं। ठीक है, दीज आर ऑल वेस्ट प्रोडक्ट्स इन द बॉडी ऑफ ऑर्गेनिजम्स। ये है वेस्ट प्रोडक्ट्स एक ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर। ठीक है, अब हमको ये तो पता चल गया कि ऑर्गेनिज्म क्या करता। Organism get rid of gaseous waste generated during photosynthesis or respiration. Respiration या फोटोसिंथेसिस में क्या कर रहा है इन्हें? गैसेस को एक्सचेंज कर दे रहा, कुछ गैसेस को जो है खारिज कर दे रहा, निकाल दे रहे ना, फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन के जरिए। और कुछ मेटाबॉलिक एक्टिविटीज क्या करते हैं? नाइट्रोजिनस वेस्ट प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, नाइट्रोजिनस वेस्ट प्रोड्यूस करते हैं। तो ये
ये भी जो है सो दूसरे कुछ सॉल्ट्स रहते, जैसे कि कैल्शियम है, मैग्नीशियम है और सोडियम है। ये सारे सॉल्ट्स और नाइट्रोजनस वेस्ट दोनों मिलके अपनी बॉडी से खारिज हो जाते। इसके साथ एक्सेस वाटर भी निकल जाता और दूसरे भी कुछ और दूसरे भी कुछ मटेरियल्स रहते जो निकल जाते, ठीक है। Excretion is a term coined for excess water, coined for all biological processes involved in separation and removal of waste or non-useful products from the body. तो excretion का मतलब क्या है? रिमूवल ऑफ वेस्ट, वेस्ट को निकाल देना, ठीक है, सेपरेट कर देना, पूरे बायोलॉजिकल प्रोसेसेस में जो है वेस्ट मटेरियल्स को जो है निकाल देना और यूजफुल प्रोडक्ट्स, वेस्ट और नॉन यूजफुल प्रोडक्ट्स जो हमारी बॉडी इस्तेमाल नहीं करती उसको निकाल देना। तो एक्सक्रीशन का लैटिन मीनिंग है आउट, क्रेनियर का मतलब है शिफ्ट, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो रहा, वेस्ट प्रोडक्ट्स को क्या कर रहे, बाहर शिफ्ट कर दे रहे, शिफ्टिंग आउटसाइड, ठीक है, समझ में आ गया। अब देखेंगे ह्यूमन एक्सक्रीशन के बारे में। ए नंबर ऑफ रिएक्शन टेक्स प्लेस ड्यूरिंग वेरियस मेटाबॉलिक एक्टिविटीज। बहुत सारे मेटाबॉलिक एक्टिविटीज में बहुत सारे रिएक्शंस होते, ठीक है। मैनी यूजफुल सब्सटेंसेस एंड एनर्जी आर प्रोड्यूस, यूजफुल सब्सटेंसेस के साथ साथ एनर्जी भी प्रोड्यूस हो रही और इसके साथ साथ क्या हो रहा, टॉक्सिक वेस्ट, जहरीले जो चीजें रहती है वो भी प्रोड्यूस हो रहे और पानी का कंटेंट बढ़ सकता, आयोनिक बैलेंस भी जो है सो बॉडी के अंदर डिस्टर्ब हो सकता, तो ठीक है। आयोनिक बैलेंस को होमियोस्टैसिस भी कहते हैं, ठीक है। आयोनिक बैलेंस को क्या बोलते हैं, होमियोस्टैसिस भी बोलते हैं, ठीक है। The waste products include carbon dioxide, water, nitrogenous compound like ammonia, urea, uric acid, bile pigments, excess salts, ये सारे क्या है, नाइट्रोजीनस कंपाउंड्स है और वेस्ट प्रोडक्ट्स है, ठीक है। और सबसे ज्यादा पॉइजनस कौन सा है, अमोनिया। और ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो अमोनिया अपने एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट के जैसा रिलीज कर रहे हैं उनको बोलते हैं अमोनोटेलिक, ठीक है। और जिस प्रोसेस के जरिए वो लोग अमोनिया रिलीज कर रहे हैं उस प्रोसेस को बोलते हैं अमोनोटेलिज्म। क्या बोलते हैं, अमोनोटेलिज्म, ठीक है, ठीक है। इसी तरीके से कुछ ऑर्गेनिजम्स जो है यूरिया रिलीज करते हैं उनको बोलते हैं यूरियोटेलिक और उस प्रोसेस को बोलते हैं यूरिकोटेलिक, ठीक है, यूरियोटेलिक बोलते हैं, सॉरी। तो अमोनिया क्या है, सबसे ज्यादा टॉक्सिक है मटेरियल, हम पढ़ लिए ना इसके बारे में। सबसे ज्यादा टॉक्सिक मटेरियल कौन सा है, अमोनिया है। और यूरिया मीडियम है, ये ज्यादा टॉक्सिक नहीं है, मीडियम है। और इसके बाद में कुछ और ऑर्गेनिजम्स भी रहते हैं जो अपने एक्सक्रीटरी वेस्ट में यूरिक एसिड निकालते, ठीक है, क्या निकालते, यूरिक एसिड। तो इन ऑर्गेनिजम्स को बोलते हैं यूरिकोटेलिक, ठीक है, क्या बोलते हैं, यूरिकोटेलिक ऑर्गेनिजम्स बोलते हैं और इस प्रोसेस को बोलते हैं यूरिकोटेलिज्म, ठीक है। अब देखिए अमोन अमोन अमोनोटेलिज्म कौन से एनिमल्स में होता, एक्वाटिक एनिमल्स, एक्वाटिक एनिमल्स के अंदर अमोनोटेलिज्म होता, ठीक है। क्यों, क्योंकि अमोनिया क्या है, बहुत ज्यादा जहरीली गैस है और इसको रिलीज करने के लिए पानी जो है बहुत ज्यादा क्वांटिटी में रिक्वायर्ड रहता, बहुत ज्यादा क्वांटिटी में होना रहता। इस वजह से इसमें क्या हो रहा, पानी बहुत ज्यादा इस्तेमाल हो रहा अमोनिया रिलीज करने के लिए, ठीक है। और जो मोड रहता, मोड ऑफ रिमूवल फ्रॉम द बॉडी, क्या रहता, मोड ऑफ रिमूवल डिफ्यूजन है। अमोनिया जो है वो ऑर्गेनिजम्स के बॉडी सरफेस पे कैसा, सरफेस पे से कैसा निकल जा रहा बाहर, डिफ्यूजन के जरिए निकल जा रहा, ठीक है। डिफ्यूजन के जरिए निकल जा रहा, डिफ्यूजन का मतलब क्या है, हाई कॉन्सेंट्रेशन एरिया से लो कॉन्सेंट्रेशन एरिया में जो है वो वेस्ट मटेरियल चले जाता, ठीक है। और ये किन में होता, जिन
ऑर्गेनिजम्स में गिल्स है। अब गिल्स किस में रहते? फिशेस में रहते। यस। तो गिल्स किस में रहते? फिशेस के अंदर रहते। और ये लोग क्या करते? इनके अंदर कोई किडनीज नहीं रहते, ठीक है, क्योंकि इनके अंदर गिल्स है और ये लोग डिफ्यूजन के जरिए अपना एक्सक्रीशन अंजाम दे रहे। तो इनको किडनी का कोई काम नहीं है। तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स के में जो है सो किडनी का कोई काम नहीं है। समझ में आ गया? अब देखिए, अब इसका और एक एग्जांपल क्या है? बोनी फिशेस। बहुत सारे बोनी फिशेस भी जो है सो अ, और एक्वाटिक एम्फिबियंस है, सैलमेंडर्स है, टैडपोल्स है, और फ्रॉग का लार्वा और दूसरे एक्वाटिक इंसेक्ट्स, ये सब जो है अमोनिया रिलीज करते हैं अपनी बॉडी से। समझ में आ गया ना? अब नेक्स्ट देखिए यूरिकोटेलिक। यूरियोटेलिक। यूरियोटेलिक मतलब ये लोग क्या रिलीज करते हैं? यूरिया रिलीज करते हैं, और ये ज्यादा टॉक्सिक नहीं है, मीडियम टॉक्सिक है, ठीक है। इसमें क्या रिलीज हो रहा? अमोनिया रिलीज हो रहा, ठीक है। इसके अंदर क्या रिलीज हो रहा? अमोनिया रिलीज हो रहा। तो अमोनिया जो है, अमोनिया कैसा रिलीज हो रहा? मेटाबॉलिक एक्टिविटी के जरिए रिलीज हो रहा। उसके अंदर पहले जो है यूरिया लिवर के अंदर जा रहा। लिवर से वो यूरिया जो है कन्वर्ट हो जाता। लिवर में यूरिया कन्वर्ट हो जाता। कन्वर्ट होके यूरिया का फॉर्मूला क्या है? NH2CO NH2। ये यूरिया है, ठीक है, यूरिया है ये। तो लिवर में यूरिया जो है किस में रिलीज हो रहा? ब्लड में रिलीज हो जा रहा। लिवर में जाने के बाद में यूरिया मेटाबॉलिक एक्टिविटी के जरिए यूरिया लिवर में जा रहा, ठीक है। अब सेपरेशन करना है ना, फिल्ट्रेट फिल्ट्रेट को सेपरेट करना है, तो यूरिया कहाँ जा रहा? लिवर में जा रहा। लिवर से जो है ब्लड के अंदर जा रहा यूरिया। उसके बाद में ब्लड से हेपाटिक वेन्स में जा रहा, ठीक है। हेपाटिक वेन्स में जा रहा, वहां से इंफीरियर वेना कैवा में जा रहा, ठीक है। उसके बाद में राइट एट्रियम में जा रहा, फिर राइट वेंट्रिकल्स में जा रहा, ठीक है। उसके बाद में पल्मोनरी आर्टरी में जा रहा। फिर पल्मोनरी आर्टरी से होते हुए वो पल्मोनरी वेन में जाता। पल्मोनरी वेन से लेफ्ट एट्रियम में जाता, फिर लेफ्ट वेंट्रिकल में जाता, ठीक है। लेफ्ट वेंट्रिकल से आयोटा में जाता, ठीक है। आयोटा में जाता, आयोटा से वो फिर रीनल आर्टरी में जाता। रीनल आर्टरी के बाद में किडनी के जरिए ये बाहर एक्सक्रीट हो जाता। समझ में आया? ये है इसका प्रोसीजर। तो मैक्सिमम यूरिया किस में है? हेपाटिक वेन्स में है। सबसे ज्यादा यूरिया किस में है? हेपाटिक वेन्स में है। और मिनिमम यूरिया जो है रीनल वेन्स में है, ठीक है। अब देखिए, स्मॉल अमाउंट ऑफ यूरिया इज रिस्टेन्ड इन किडनी। किडनी के अंदर थोड़ा सा यूरिया बाकी रह जाता, ताकि ऑस्मोलारिटी को मेंटेन कर सके। मैमल्स जैसे कि फ्रॉग है, शार्क्स है, इनमें भी जो है यूरियोटेलिक, ये सारे भी यूरियोटेलिक है। और यूरियोटेलिक ऑर्गेनिजम्स कहाँ पे रहते? ये टेरेस्ट्रियल रहते, यानी कि जमीन पे रहते ये लोग। जैसे कि फ्रॉग है, फ्रॉग एम्फिबियन है, जमीन पे भी रहता ना। और टोड है, टोड्स भी जमीन पानी में रहते टोड, ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए, कार्टिलेजिनस फिशेस जो है, ये मैराइन फिशेस है। कार्टिलेजिनस फिशेस कौन से हैं? मैराइन फिशेस है। ये इनके अंदर भी यूरियोटेलिक है। ये लोग भी क्या है? यूरियोटेलिक है, ठीक है, यूरिया रिलीज कर रहे हैं। अब नेक्स्ट देखिए, यूरिकोटेलिक। जो ऑर्गेनिजम्स यूरिक एसिड रिलीज करते हैं अपने एक्सक्रीशन में, उनको बोलते हैं यूरिकोटेलिक, ठीक है। तो ये लीस्ट टॉक्सिक है। इसके अंदर कुछ भी जहर नहीं है, जहरीला मादा है इसमें, इसके अंदर बहुत लीस्ट टॉक्सिक है, ठीक है। और इसके लिए वाटर की जरूरत नहीं है। ये इस टाइप के एक्सक्रीशन के लिए वाटर की जरूरत नहीं है। और ये कैसा रिलीज हो रहा? पेलेट्स के जरिए, मैंगनीज रहते ना, पेलेट्स के जरिए, या नहीं तो पेस्ट के जैसा फॉर्म, अगर थोड़ा सा भी पानी उसके अंदर मिक्स हो गया
तो पेस्ट के जैसा। कभी देखे बर्ड्स का मोशन जो गिरता ना गाड़ियों पे, इस पे इंसानों के ऊपर भी कभी गिर जाता तो ये क्या है? यूरिकोटेलिक है, ठीक है? ये लोग क्या रिलीज़ कर रहे हैं अपने एक्सक्रीटा में? यूरिक एसिड रिलीज़ कर रहे हैं, ठीक है? इस वजह से पानी की कमी की वजह से इनका मोशन या तो सॉलिड है, जैसे कि पेलेट्स, मैंगनीज के टाइप का, या नहीं तो पेस्ट, सेमी सॉलिड है, ठीक है? एनी डाउट्स इन दिस? अब ये किसमें होता? तमाम लैंड के जितने भी लैंड के इंसेक्ट्स हैं, जैसे कि कॉकरोचेस है, उन सब के अंदर यूरिक एसिड ही रिलीज़ होता। ये लोग पानी इस्तेमाल नहीं करते कॉकरोचेस, बिल्कुल क्रिस्टल टाइप का इनका मोशन रहता, ठीक है? रेप्टाइल्स, पूरे रेप्टाइल्स जितने भी रेंगने वाले हैं, जैसे कि स्नेक है, टॉर्टोइस है, लिज़र्ड्स है, सारे जितने भी रेप्टाइल्स हैं, पूरों के अंदर यूरिकोटेलिक ही है, ठीक है? सब यूरिक एसिड ही रिलीज़ करते हैं। इसके बाद में बर्ड्स हैं, बर्ड्स भी बर्ड्स पूरे बर्ड्स जितने भी बर्ड्स हैं, पूरे यूरिकोटेलिक है, पानी कम इस्तेमाल करते हैं। इसी तरीके से लैंड स्नेल्स, ठीक है? लैंड स्नेल्स भी जो है यूरिकोटेलिक है। अब देखिए कुछ एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स कुछ और एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स के बारे में देखेंगे हम। ह्यूमन बीइंग्स के एक्सक्रीशन से पहले कुछ और भी एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स देख लेंगे। सबसे पहले लोअर फाइला जो है ना, लोअर फाइला हुँ, लोअर फाइला जो है ना, जैसे कि पॉरीफेरा है, हुँ, पॉरीफेरा, सिलेंटेरेटा, हुँ, टिनोफोरा, हुँ। अब पूरी स्पेलिंग लिखने की तो ज़रूरत नहीं है ना, इस वजह से मैं थोड़ा शॉर्ट फॉर्म लिख दे रही हूँ, पेज भी छोटा-सा ही है। तो ये लोअर फाइला जो है, इसके अंदर अमोनिया डायरेक्टली रिलीज़ होता बॉडी से, ठीक है? अमोनिया जो है इनकी बॉडी से डायरेक्टली रिलीज़ हो रहा, हाँ? अब फ्लेम सेल्स के बारे में देखेंगे। फ्लेम सेल्स जो है प्रोटोनेफ्रिडिया के अंदर रहता। ये क्या करता? रेगुलेशन ऑफ एंड आयोनिक एंड फ्लूइड बैलेंस ऑफ बॉडी। ये क्या करता? फ्लेम सेल्स क्या करते? आयोनिक बैलेंस और फ्लूइड बैलेंस, बॉडी के अंदर आयोनिक बैलेंस, बॉडी के अंदर आयोनिक बैलेंस और फ्लूइड बैलेंस को रेगुलेट करते फ्लेम सेल्स, ठीक है? ये फ्लेम सेल्स किसके अंदर रहते हैं? प्रोटोनेफ्रिडिया की फैमिली, ये बहुत पुरानी किस्म की फैमिली है, पुरानी फैमिली, सबसे पुरानी फैमिली है। इसके अंदर फ्लेम सेल्स रहते हैं, एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स, ठीक है? उसी तरीके से फ्लैटवर्म्स, फ्लैटवर्म्स किसमें आते हैं? प्लैटीहेल्मिन्थस में आते हैं। इसका एग्ज़ाम्पल क्या है? प्लैनेरिया है, ठीक है? फ्लैटवर्म्स का एग्ज़ाम्पल क्या है? प्लैनेरिया। तो प्लैनेरिया ये क्या है? फ्री लिविंग है। प्लैनेरिया क्या है? फ्री लिविंग है। हुँ? प्लैनेरिया जो है फ्री लिविंग ऑर्गेनिज्म है। ये फ्रेश वाटर में रह सकता और ये हाई इसके अंदर हाई रीजेनरेशन कैपेसिटी है। यानी कि अगर ये फॉर एग्ज़ाम्पल ये प्लैनेरिया है, ठीक है? ये प्लैनेरिया है। तो ये इसको अगर आप बीच में से यहाँ से कट कर दिए तो ये एक ऑर्गेनिज्म बन जाता और ये एक प्लैनेरिया बन जाता, ठीक है? ये एक पेरेंट प्लैनेरिया, ये एक पेरेंट प्लैनेरिया बन जाता, ठीक है? ठीक है, फिर अगर इसको फिर से अगर डिवाइड करें तो फिर ये 2 प्लैनेरियाज़ बन जाते। ये भी अगर डिवाइड किया जाए तो फिर ये 2 बन जाते। समझ में आ गया? तो प्लैनेरिया के अंदर क्या है? फ्लैटवर्म्स, फ्लैटवर्म्स जैसा कि प्लैनेरिया है, इनके अंदर भी
प्रोटोनेफ्रीडिया एक्सक्रीटरी ऑर्गन है, ठीक है? अब देखेंगे रोटिफर्स के बारे में। रोटिफर्स जो है राउंड वॉर्म्स के अंदर रहता, ठीक है? और कुछ एनालिड्स रोटिफर्स में भी रोटिफर्स जैसे कि राउंड वॉर्म्स है, इनके अंदर भी फ्लेम सेल्स रहते, ठीक है? और एनालिड्स के अंदर भी फ्लेम सेल्स रहते, सेफालोकॉर्डेटा के अंदर भी फ्लेम सेल्स रहते, जबकि ये सेफालोकॉर्डेटा क्या है, बहुत हाईली एडवांस्ड फैमिली है। अब तक की जितनी जो एडवांस्ड है ना फाइलम, उसमें सेफालोकॉर्डेटा हाईली एडवांस्ड है। और इसके अंदर क्या है, इसका एग्जाम्पल क्या है, एम्फियोक्सस, बेलानोग्लोसस, ब्रांकियोस्टोमा जो है इसके एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है? अब देखेंगे अपन नेफ्रीडिया के बारे में। नेफ्रीडिया किसके अंदर रहता? अर्थवर्म्स और एनालिड्स के अंदर नेफ्रीडिया रहता। किसके अंदर रहता? नेफ्रीडिया अर्थवर्म्स और एनालिड्स के अंदर रहता, ठीक है? मालपिजियन ट्यूब्यूल्स ये किसके अंदर रहता? कॉकरोचेस जैसे इंसेक्ट्स के इंसेक्ट क्लास के अंदर मालपिजियन ट्यूब्यूल्स रहते हैं, ठीक है? आर्थ्रोपोडा आर्थ्रोपोडा के अंदर मालपिजियन ट्यूब्यूल्स रहते हैं, ग्रीन ग्लैंड्स रहते हैं। ग्रीन ग्लैंड्स किसके अंदर रहते हैं? क्रैब्स और प्रॉन्स के अंदर ग्रीन ग्लैंड्स रहते हैं। और कॉक्सेल ग्लैंड्स किसके अंदर रहते हैं? आर्थ्रोपोडा की ही फैमिली में जैसे कि अराक्निडा है, स्पाइडर है, स्कॉर्पियो है, इनमें जो है कॉक्सल ग्लैंड्स रहते हैं। अब देखिए एकाइनोडर्माटा। एकाइनोडर्माटा का एग्जाम क्या है, एक्सक्रीटरी सिस्टम इसमें एब्सेंट है, कोई एक्सक्रीटरी सिस्टम नहीं है इसमें। और इनके फीट कैसे है? ट्यूब लाइक है। इनके पैर कैसे रहते? ट्यूब लाइक पैर रहते, ठीक है? और ये कैसा एक्सक्रीट करते? वाटर वास्कुलर सिस्टम के जरिए ये लोग एक्सक्रीट करते, ठीक है? अब देखेंगे हेमिकॉर्डेटा के बारे में। हेमिकॉर्डेटा का क्या है एक्सक्रीटरी ऑर्गन? प्रोबॉसिस ग्लैंड्स, ठीक है? प्रोबॉसिस ग्लैंड्स जो है हेमिकॉर्डेटा के एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स है। उसी तरीके से वर्टिब्रेटा का जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन है वो है किडनी, ठीक है? किडनी जो ये किसके अंदर है? पूरे कॉम्प्लेक्स ट्यूबुलर ऑर्गन्स या कॉम्प्लेक्स ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स के अंदर किडनी जो है एक्सक्रीटरी ऑर्गन है, जैसा कि मैमल्स है, ठीक है? सबको समझ में आ गया ना? ये तो वो जो अभी मैं टेबल आप लोगों को समझाई वो ये है, देखिए यहाँ पे है ना, प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ के अंदर क्या हो रहा? सिंपल डिफ्यूजन हो रहा बॉडी के सरफेस पे, सिंपल डिफ्यूजन हो रहा। और पॉरीफेरा और सीलेंटेरेटा में क्या हो रहा? ये लोग वाटर बाथ्स, ऑलमोस्ट ऑल सेल्स, पूरे सेल्स से वाटर बाथ के जरिए इनका एक्सक्रीशन हो जाता। प्लैटीहेल्मिन्थस में फ्लेम सेल्स के जरिए, नेमाटोडा में रिनेट सेल्स के जरिए, एनालिड्स में नेफ्रीडिया के जरिए, और आर्थ्रोपॉड्स में ग्रीन ग्लैंड्स मालपिजियन ट्यूब्यूल्स की जरिए जो है एक्सक्रीट करते हैं। उसी तरीके से मोलस्का है, मोलस्का में मेटानेफ्रीडिया है एक्सक्रीटरी ऑर्गन, ठीक है? एकाइनोडर्माटा में वास्कुलर सिस्टम, वाटर वास्कुलर सिस्टम है एक्सक्रीटरी ऑर्गन। इसी तरीके से रेप्टाइल्स, एव्स, मैमल्स में किडनीज है एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स, ठीक है? किडनीज के जरिए एक्सक्रीट करते हैं। एनी डाउट्स इन दिस? ठीक है। अब देखिए एक्सक्रीशन एंड रिलीज ऑफ सब्सटेंसेस इन प्लांट्स। प्लांट्स के अंदर एक्सक्रीशन कैसा होता है उसके बारे में देखिए। इससे पहले कि ह्यूमन बींग्स के एक्सक्रीशन के बारे में बात करें, पहले हम प्लांट्स का देख लेंगे क्योंकि ये ज्यादा इजी है, ठीक है? इसके बाद में ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम स्टार्ट करेंगे, ठीक है? तो देखिए प्लांट्स जैसा दूसरे ऑर्गेनिजम्स रिलीज करते हैं ना वेस्ट मटेरियल, उसी तरीके से प्लांट्स भी जो है मेटाबॉलिक एक्टिविटीज के बाद में
ये रिलीज़ करते, वेस्ट मटेरियल्स रिलीज़ करते, ठीक है? और इनके अंदर वेस्ट मटेरियल क्या है? नाइट्रोजनस वेस्ट है। हाँ, ठीक है? इनका वेस्ट मटेरियल क्या है? नाइट्रोजनस वेस्ट है, ठीक है? और प्लांट्स के अंदर कोई स्पेसिफिक ऑर्गन नहीं रहता एक्सक्रीट करने के लिए, वेस्ट एक्सक्रीट करने के लिए कोई स्पेसिफिक ऑर्गन नहीं रहता, जैसा इंसानों के अंदर रहता किडनीज़, यूरेट्रा यूरेथर वगैरह जैसा जो रहते ऑर्गन्स, और दूसरे ऑर्गेनिज़म्स के बारे में भी अभी हम पढ़े ना, प्रोटोज़ोआ में क्या रहता डिफ्यूजन के ज़रिए हो रहा, उसी तरीके से फ्लेम सेल्स है, रेनेट सेल्स है, नेफ्रीडिया है, ग्रीन ग्लैंड्स है, किडनीज़ है वगैरह। तो ऐसा कोई स्पेसिफिक ऑर्गन प्लांट के अंदर नहीं है एक्सक्रीट करने के लिए। ये लोग क्या करते, प्लांट्स क्या करते, वेस्ट सब्सटेंसेस को आहिस्ता-आहिस्ता ब्रेक डाउन करते, थोड़ा-थोड़ा ब्रेक डाउन करते, और इनका प्रोडक्शन और एक्यूमुलेशन दोनों भी स्लो रहता प्लांट्स के अंदर। ये लोग एक्सक्रीटरी वेस्ट कम प्रोड्यूस करते, कम बनाते और कम ही स्टोर करते, ठीक है? इस वजह से एक्सक्रीशन प्लांट्स के अंदर बहुत स्लो है। प्लांट्स क्या करते हैं, ऑक्सीजन को एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट के जैसा रिलीज़ करते। क्या रिलीज़ करते प्लांट्स? ऑक्सीजन रिलीज़ करते, ठीक है? इनका एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट क्या है? ऑक्सीजन रिलीज़ करते। कैसा रिलीज़ करते? लीव्स के स्टोमेटा के ज़रिए और स्टेम के लेंटिकल्स के ज़रिए रिलीज़ करते, ठीक है? और प्लांट्स जो है अगर एक्सेस पानी अगर ले लिए, यूटिलाइज़ कर लिए किसी मेटाबॉलिक एक्टिविटी में, अगर ज़्यादा पानी अगर यूज़ कर लिए, तो वो लोग ट्रांसपिरेशन के ज़रिए थोड़े-थोड़े ड्रॉपलेट्स स्टोमेटा के ज़रिए बाहर निकाल देते, और या नहीं तो गट्टेशन अप, फॉर एग्ज़ाम्पल ये लीफ है, लीफ के ऊपर छोटे-छोटे ड्रॉपलेट्स जो पानी के रहते हैं ना, वो ड्रॉपलेट्स रिलीज़ कर देते। ड्रॉपलेट्स के ज़रिए एक्स्ट्रा जो पानी हासिल कर लेते वो लोग, वो एक्स्ट्रा पानी गट्टेशन के ज़रिए निकाल देते बाहर, ठीक है? वेस्ट प्रोडक्ट्स जो रहते प्लांट्स के, वो या तो लीव्स में स्टोर होते, या बार्क में, या नहीं तो स्टेम में, ठीक है? फ्रूट्स में। अब देखिए, वेस्ट जो रहता ना, वो फ्रूट्स के अंदर सॉलिड बॉडीज़ के जैसा स्टोर्ड रहता, ठीक है? सॉलिड बॉडीज़ जैसा कि रफ़ाइड्स। रफ़ाइड्स क्या है? एक सॉलिड क्रिस्टल नीडल लाइक स्ट्रक्चर रहते, सुई के जैसे रहते बारीक-बारीक, जैसा कि भिंडी में कभी देखे होंगे आप लोग, उसी तरीके से पाइनएप्पल्स में देखे होंगे, पाइनएप्पल्स में भी क्या रहते? सुइयों के जैसे रहते, चुभते, खाए तो भी चुभते। बाहर भी रहते ना, उनकी बॉडी के बाहर भी पाइनएप्पल की जो बॉडी है उसके बाहर भी नीडल लाइक स्ट्रक्चर्स रहते हैं। तो ये रफ़ाइड्स रहते हैं। इसी तरीके से जो है स्पिनाच को भी भाजी जो रहती है उसके अंदर भी रफ़ाइड्स रहते। कीवी फ्रूट में भी रफ़ाइड्स रहते, ठीक है? ये रफ़ाइड्स इसलिए रहते ताकि वो हर्बीवोर एनिमल्स जो है, जो प्लांट्स खाते, उनसे ये लोग अपने आप को महफूज़ रखें। डिफेंस मैकेनिज़्म के तौर पे काम करता है ये रफ़ाइड, ठीक है? ये बहुत सारे प्लांट्स जो है वेस्ट मटेरियल को या तो रूट्स, लीव्स और सीड्स के अंदर स्टोर करते, ठीक है? अब देखेंगे रूट नोड्यूल्स, इसके बारे में तो आप लोग पढ़े होंगे, नाइट्रोजनस अ, अब कुछ प्लांट्स रहते हैं जैसे कि मूँगफली है, ग्राउंड नट्स है, या नहीं तो लेग्यूमिनस फैमिलीज़ के प्लांट्स है, इनके अंदर नाइट्रोजन की कमी रहती। ये नाइट्रोजन की कमी को पूरी करने के लिए इनके रूट्स में क्या रहता? नाइट्रोजन की कमी पूरी करने के लिए इनके जो रूट्स रहते, वो रूट्स में जो है रूट नोड्यूल्स रहते, ठीक है? ये रूट नोड्यूल्स के अंदर ये लोग राइज़ोबियम बैक्टीरिया को रखते, ठीक है? राइज़ोबियम बैक्टीरिया को शेल्टर प्रोवाइड करते, रहने की जगह देते और न्यूट्रिशन देते, ठीक है? इन रिटर्न ये राइज़ोबियम बैक्टीरिया क्या करता? इनको नाइट्रोजन सप्लाई करता, ठीक है?
जो गैसेस अवेलेबल रहते जमीन के अंदर, वो गैसेस को नाइट्रोजन में कन्वर्ट करके देता। ठीक है, इस रिलेशनशिप को बोलते हैं सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। ठीक है, अब बायोकेमिकल सब्सटेंसेस जो रहते हैं प्लांट्स जो बायोकेमिकल सब्सटेंसेस प्रोड्यूस करते हैं, हाँ, तो देखिए प्लांट्स जो है दो किस्म के बायोकेमिकल सब्सटेंसेस प्रोड्यूस करते। एक तो प्राइमरी मेटाबोलाइट्स, ठीक है, प्राइमरी मेटाबोलाइट्स, और एक क्या है, सेकेंडरी मेटाबोलाइट। हाँ, प्राइमरी मेटाबोलाइट में क्या आते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स। ठीक है, ये सारे क्या है, प्राइमरी मेटाबोलाइट्स है। उसी तरीके से सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स कौन से हैं, एल्कलॉइड, टैनिन्स, रेजिन्स, गम्स, ये सारे सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स है, और लैटेक्स भी। ठीक है, ये सारे सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स है। तो अल्कोलॉइड्स क्या है उसके बारे में देखेंगे। सबसे पहले ये नाइट्रोजिनस कंपाउंड्स है, प्लांट्स के अंदर नाइट्रोजिनस प्रोडक्ट्स है ये, और ये बहुत ज्यादा जहरीले रहते हैं, और प्लांट्स के डिफरेंट पार्ट्स में प्रोड्यूस होते हैं। ठीक है, स्टोर किए जाते हैं। अब जैसे कि क्विनाइन है, यहाँ पे देखिए टेबल में क्विनाइन है। क्विनाइन क्लियर है। हम्म, क्विनाइन जो है सिंचोना ऑफिशिनालिस प्लांट से निकलता। ठीक है, उसको सिंचोना भी बोलते हैं वो प्लांट को। और ये कहाँ से निकलता, बार्क से, प्लांट के बार्क से, जो छिलका रहता ना तने के ऊपर, उससे निकलता। ठीक है, इसको एंटी मलेरियल ड्रग के तौर पे इस्तेमाल किया जाता। ठीक है, इसको कैसा इस्तेमाल करते हैं, मेडिसिनली एंटी मलेरियल ड्रग के जैसा इस्तेमाल करते हैं। उसी तरीके से निकोटीन है, निकोटीन का प्लांट का नाम क्या है, निकोटियाना टोबैकम। ये टोबैको का प्लांट है, तंबाकू का। हाँ, इसके लीव्स को इस्तेमाल करते, अल्कलॉइड्स के तौर पे जो है इसके लीव्स को इस्तेमाल करते। ठीक है, कैसा इस्तेमाल करते, इंसेक्टिसाइड्स के जैसा इस्तेमाल करते, और स्टिमुलेंट्स के जैसा इस्तेमाल करते। ठीक है, इंसेक्टिसाइड का तो मतलब मालूम है ना आप लोगों को। अब देखिए मॉर्फिन, मॉर्फिन और कोकेन, ये दो भी जो है ओपियम से निकलता। ओपियम के प्लांट का नाम क्या है, पपावर सोमनिफेरम। ठीक है, इसके फ्रूट जो है ओपियम, उसमें से ये एल्कोलॉइड निकलता, मॉर्फिन, कोकेन, ये निकलता। इसको पेन किलर के तौर पे इस्तेमाल किया जाता। कैसा इस्तेमाल किया जाता, पेन किलर के तौर पे इस्तेमाल किया जाता। इसी तरीके से रिजरपाइन है, ये रोवोल्फिया सर्पेंटिना यानी कि स्नेक रूट भी कहा जाता है इसको। इसके रूट्स में से हासिल करते हैं और इसको मेडिसिन के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। क्या की मेडिसिन, स्नेक बाइट और हाई ब्लड प्रेशर के मेडिसिन के तौर पे रिजरपाइन को इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, इसी तरीके से कैफीन है, जो कैफिया कॉफी अराबिका इसका साइंटिफिक नेम है कॉफी प्लांट का। तो इससे हासिल किया जाता, इसके सीड से हासिल किया जाता कॉफी। ठीक है, कैफीन। तो ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम के स्टिमुलेंट के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है इसको। इसी तरीके से निम्बिन, ये अजाडिरेक्टा इंडिका, नीम के झाड़ को अजाडिरेक्टा इंडिका बोलते हैं। इससे हासिल किया जाता है, इसके सीड्स में रहता है, ये बार्क में रहता, लीव्स में रहता, और इसको एंटीसेप्टिक के तौर पे इस्तेमाल किया जाता। इसी तरीके से स्कोपोलामाइन जो है वो दतूरा स्ट्रोमोनियम में रहता, स्ट्रैमोनियम, दतूरा स्ट्रैमोनियम में रहता, और इसके फ्रूट्स और फ्लावर्स से इसको हासिल किया जाता, और ये सेडेटिव के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है इसको। ठीक है, और इसके बाद में देखिए पायरिथ्रॉइड्स, पायरिथ्रॉइड्स को क्रिजैंथेमम स्पीशीज से हासिल करते। ठीक है, और कहाँ से निकलता है, इसके फ्लावर में से निकलता, और इसको इंसेक्टिसाइड्स के जैसा इस्तेमाल किया जाता। ठीक है, अब देखिए टैनिन्स जो रहते हैं ना, टैनिन्स क्या है, कार्बन कंपाउंड्स है। ये प्लांट के डिफरेंट पार्ट्स में से निकाला जाता, और ये डीप ब्राउन कलर के रहते, और इनको लेदर टैनिंग में इस्तेमाल किया जाता, और मेडिसिन बनाने में इस्तेमाल किया जाता। और ये कहाँ से हासिल कर सकते हैं,
केशिया और अकेशिया नाम के प्लांट से टैनिन्स निकाले जाते हैं, ठीक है? टैनिंग करके क्या करते हैं, लेदर को इस काबिल बनाते हैं कि बैक्टीरिया उसके ऊपर अटैक नहीं कर सकना। और उसको पहनने के लायक बनाया जाता, लेदर को इंसानों के पहनने के लायक और इस्तेमाल के लायक बनाया जाता। इसी तरीके से रेज़िन्स जो है जिम्नोस्पर्म के प्लांट्स में से निकाला जाता, ठीक है? और ये जो है स्पेशलाइज़्ड पैसेजेस रहते, जिसको रेज़िन पैसेजेस कहा जाता, तो वहाँ पे ज़्यादा रहता ये, ठीक है? और इनको वार्निशेस के तौर पे इस्तेमाल किया जाता, जो पाइनस के प्लांट से हासिल करते। रेज़िन किससे हासिल करते? पाइनस के प्लांट से हासिल करते, ठीक है? अब गम्स के बारे में देखिए, गम जो है गम्स कौन से प्लांट से निकालते हैं? नीम, अकेशिया, इसके अंदर क्या होता कुछ स्टिकी सब्सटेंस निकलता बाहर, ठीक है? उसको बोलते हैं गम। जब हम ब्रांचेस को कट करते हैं ना, उस वक़्त जो है इसके अंदर से कुछ स्टिकी सब्सटेंस निकलता, वो गम रहता। और ये गम क्या करता, पानी को एब्ज़ॉर्ब करके फूल जाता, स्वेल हो जाता, ठीक है? और पानी को एब्ज़ॉर्ब करके स्वेल हो जाता और ये कब काम में आता, जब प्लांट को अगर कोई डैमेज हो गया, तो उसको हील करने के लिए, उस इंजरी को हील करने के लिए गम्स का इस्तेमाल होता। गम को इस्तेमाल कर लेके प्लांट क्या करता, वो इंजरी से अपने आप को हील कर लेता। तो गम्स का जो है इकोनॉमिकली बहुत वैल्यूएबल चीज़ है ये इंसानों के लिए। और इंसान इसके लिए इसको कैसा इस्तेमाल करते हैं, एडेसिव्स के जैसा और बाइंडिंग एजेंट्स के जैसा इसको इस्तेमाल करते हैं। और कुछ मेडिसिन्स में भी इसको इस्तेमाल किया जाता है और फूड के तौर पे भी इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है? फूड के तौर पे तो गोंद है, गोंद का तो नाम सुने होंगे आप लोग। उसको इस्तेमाल करते ना हम खाने के लिए, उससे काफ़ी क़ुव्वत है बल्कि बोलते हैं इसलिए। हम गम्स को जो है अपनी ग़िज़ा के तौर पे हासिल करते हैं, ठीक है? अब देखिए नेक्स्ट लैटेक्स। लैटेक्स क्या है? एक स्टिकी मिल्की सब्सटेंस है, मिल्की व्हाइट सब्सटेंस किसी झाड़ के पत्ते को या कोई ब्रांच अगर तोड़े तो आपको कभी देखे होंगे आप लोग, एक मिल्की स्टिकी सब्सटेंस उसमें से बाहर निकलता, तो वो रहता लैटेक्स, ठीक है? ये रबर प्लांट में से निकलता है जिसका साइंटिफिक नेम है हैविया ब्राज़िलियेंसिस, ठीक है? तो इसमें से लैटेक्स निकलता, तो हैविया ब्राज़िलियेंसिस के लैटेक्स सेल या लैटेक्स वेसल में से ये गम निकलता, ये लैटेक्स निकलता जो स्टिकी व्हाइट रहता, मिल्की व्हाइट कलर का रहता, मिल्क के जैसा, दूध के जैसा दिखता वो, ठीक है? इसको रबर प्रोड्यूस करने के लिए निकाला जाता। और उसी तरह जेट्रोपा जो है एक प्लांट है, जिसको बायोडीज़ल के तौर पे इस्तेमाल किया जाता, ठीक है? एनी डाउट्स इन दिस? ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट च्युइंग गम है ना, च्युइंग गम किससे हासिल करते हैं? नेचुरल लैटेक्स रहता है वो प्लांट्स का। कौन से प्लांट्स? प्रिकल प्लांट्स और सपोटा प्लांट्स से हासिल किया जाता है। उसी तरीके से पार्थेनियम बोल के एक प्लांट रहता, वो प्लांट जो है अगर उसके पोलन ग्रेन्स हाँ, इंसानों के उसमें आ गए मतलब टच में आ गए तो क्या होता है इंसान जो है उससे एलर्जिक महसूस करते हैं, यानी कि उससे कुछ एलर्जी हो जाती है, जैसे कि स्किन एलर्जी है, रैशेस हो जाते हैं या नहीं तो अस्थमा भी होने के चांसेस रहते हैं उससे, ठीक है? किससे? पोलन ग्रेन से, पार्थेनियम के पोलन ग्रेन से। यहाँ तक तो सबको समझ में आ गया ना? तो देखिए ब्रूगमैन ये एक बोटैनिस्ट था। इन्हें क्या करा, कुछ एक्सपेरिमेंट्स के ज़रिए क्या मालूम करा, कुछ प्लांट्स के रूट्स रहते जो पानी को एब्ज़ॉर्ब करते सॉइल से और दूसरा मटेरियल भी सॉइल से एब्ज़ॉर्ब कर लेते हैं। इन रिटर्न क्या करते बोले तो, ये रूट्स है ना, ये रूट्स के ज़रिए इन लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ ज़मीन के अंदर का पानी हासिल कर ले रहे और पानी हासिल कर रहे हैं, इसके अंदर से मिनरल्स हासिल कर ले रहे हैं मिट्टी के अंदर से। और इन रिटर्न क्या कर रहे हैं, इसके अंदर कुछ सिक्रीशंस छोड़ दे रहे हैं, अपने प्लांट के अंदर से कुछ सिक्रीशंस ये ज़मीन के अंदर छोड़ दे रहे हैं। उसकी वजह से क्या हो रहा, वो ज़मीन इस काबिल नहीं रहती कि उसके अंदर फिर से फर्टाइल लैंड नहीं रहती वो बाकी। उसके अंदर अब जैसा कि एप्पल ट्री है, एप्पल प्लांट्स है, एप्पल प्लांट्स को अगर 4 से 5 साल तक एक ही जगह पे अगर ग्रो किया जाए, ठीक है? एक ही ज़मीन पे अगर ग्रो किया जा रहा हो तो क्या होता, ये क्या करते ज़मीन के अंदर कुछ ऐसे सिक्रीशंस रिलीज़ कर देते जिसकी वजह से क्या होता, फिर फ्रूट्स नहीं हासिल हो सकते, फ्रूट्स नहीं लगते उस ज़मीन पे। समझ में आ गया आप लोगों को?
अब हम ह्यूमन एक्सक्रीशन के बारे में पढ़ेंगे, जो काफी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। हमारी आज की मेन टॉपिक यही है, ह्यूमन एक्सक्रीशन। ठीक है। आप लोगों को तो मालूम है, ह्यूमन एक्सक्रीशन में जो है किडनीज इस्तेमाल होते हैं। किडनीज को जो है एक्सक्रीटरी ऑर्गन के तौर पर ह्यूमंस इस्तेमाल करते। ठीक है। ह्यूमंस का एक्सक्रीटरी ऑर्गन क्या है? किडनीज है। किडनीज कैसे रहते हैं? बीन शेप, यहाँ पे दिख रहा ना, ये है देखिए, बीन शेप का। राजमा का जो बीन रहता ना, उसके जैसा। और राजमा का कलर भी सेम रहता, किडनीज का भी वही कलर है, रेडिश ब्राउन। ठीक है। तो ये कहाँ पर रहता? किडनीज कहाँ पर रहते? एब्डोमिनल कैविटी में रहते। हम्म। किडनीज कहाँ पर रहते हैं? एब्डोमिनल कैविटी में रहते, जो पिछले हिस्से में रहते हैं। पीठ की जो वॉल रहती है ना, डॉर्सल बॉडी वॉल, वहां पर चिपके हुए रहते हैं ये किडनीज। बैकबोन के बैकबोन के दोनों साइड, इस पिक्चर में देखिए बैकबोन है ना, ये स्ट्रेट बैकबोन है, इसके दोनों साइड जो है दो किडनीज है। ठीक है। डॉर्सल साइड पे ह्यूमन किडनीज रहते हैं। ठीक है। ये कैसे रहते हैं? रेडिश ब्राउन रहते हैं और बीन शेप्ड रहते हैं। ठीक है। एब्डोमिनल कैविटी में रहते हैं और डॉर्सल बॉडी वॉल में रहते हैं। ठीक है। बैकबोन के दोनों साइड रहते हैं ये किडनीज। ठीक है। और राइट किडनी कैसा रहती? स्लाइटली लोअर रहती, लेफ्ट किडनी से थोड़ा सा नीचे रहती है। यहाँ पे दिख रहा है ना, ये राइट किडनी है, ये नीचे है ना थोड़ा सा, लेफ्ट किडनी से थोड़ा नीचे है। और किडनी का साइज क्या रहता? 10 सेंटीमीटर लेंथ रहता, और 5 to 6 सेंटीमीटर इसका ब्रेड्थ रहता, और 4 सेंटीमीटर जो है इसकी थिकनेस रहती, इसकी मोटाई कितनी रहती? 4 सेंटीमीटर। ठीक है। और किडनीज जो है बाहर से कॉन्वेक्स है, कॉन्वेक्स शेप है, और अंदर से कॉनकेव शेप है। ठीक है। किडनीज कैसे है? ऐसे है ना, ऐसे है। तो ये कॉनकेव है और ये कॉन्वेक्स है। ठीक है। The inner side of each kidney has a fissure or hilum for entry of renal artery। ये जो renal artery है, वो अंदर जाने के लिए एक छोटा सा पैसेज रहता है। ये जो डेप्थ वाला एरिया दिख रहा है, इसको हाइलम बोलते हैं। तो यहाँ से रीनल आर्टरी एंटर होती और रीनल वेन बाहर आती। ठीक है। और यूरेटर भी बाहर आता है इसके जरिए। ठीक है। इसको बोलते हैं हाइलम। और रीनल आर्टरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आती, जिसके अंदर वेस्ट प्रोडक्ट्स लोडेड रहते, बहुत सारे वेस्ट प्रोडक्ट्स रहते। और रेनल वेन क्या करते? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती। ठीक है। जो वेरियस ऑर्गन से जो वेस्ट प्रोडक्ट्स जनरेट होते, उनको जो है बॉडी से फिल्टर करते और हटा देते किडनीज के जरिए। समझ में आ गया? अब देखिए इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ किडनी। किडनी का अंदरूनी स्ट्रक्चर कैसा रहता है देखेंगे। ये तो डार्क ब्राउन कलर है, अभी पढ़े हम। और इसका आउटर जोन को कॉर्टेक्स बोलते, और इसके इनर जोन को मेड्यूला बोलते। ठीक है। किडनी के इनर जोन को क्या बोलते? मेड्यूला बोलते, और इसके आउटर जोन को कॉर्टेक्स बोलते। ठीक है। ये डार्क कलर का रहता, इसके आउटर जोन को कॉर्टेक्स बोलते, और इसके इनर जोन को मेड्यूला बोलते। ठीक है। और किडनी में 1.3 से 1.8 माइक्रोस्कोपिक रीनल ट्यूब्यूल्स रहते। क्या रहते? माइक्रोस्कोपिक, बहुत बारीक रीनल ट्यूब्यूल्स रहते। और इनको क्या बोलते हैं? नेफ्रॉन्स बोलते हैं। नेफ्रॉन्स या यूनि सॉरी इनको या तो नेफ्रॉन्स कहा जाता या यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल्स भी कहा जाता। ठीक है। अब देखेंगे मैलपिजियन ट्यूब्यूल्स के बारे में। स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन। नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर देखिए, इसके अंदर बेसिकली दो पार्ट्स रहते हैं, एक मैलपिजियन बॉडी और एक रीनल ट्यूब्यूल रहता। ठीक है। मैलपिजियन बॉडी जो है कैसी रहती है? ब्लाइंड कप शेप्ड रहती है, कप के शेप की रहती है, दिख रहा ना यहाँ पे, ब्लाइंड कप शेप। ब्रॉडर एंड ऑफ नेफ्रॉन। नेफ्रॉन का जो है ब्रॉडर एंड, ये है मैलफिजियन ट्यूब्यूल। ठीक है। अब ये नेफ्रॉन है, इसका ये ब्रॉडर एंड है। ठीक है। उसी तरीके से इसको क्या बोलते हैं? बॉमन्स कैप्सूल बोलते हैं। और
बहुत सारे ब्लड कैपिलरीज यहाँ पे दिख रहा है ना, रेड 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 कलर के, ये बहुत सारे ब्लड कैपिलरीज ये इसके अंदर है। तो इसको क्या बोलते हैं, ग्लोमेरुलस बोलते हैं। बोमेन्स कैप्सूल के अंदर बहुत सारे छोटे छोटे बारीक ब्लड कैपिलरीज हैं जिनको ग्लोमेरुलस कहा जाता। ठीक है। बोमेन्स कैप्सूल और ग्लोमेरुलस दोनों को मेलपिजियन ट्यूब्यूल्स या मेलपिजियन कैप्सूल या रीनल कैप्सूल कहा जाता। ग्लोमेरुलस जो है एफरेंट आर्टेरियोल में डेवलप होता और एफरेंट आर्टेरियोल को निकालता बाहर। ठीक है। अब देखिए इसके अंदर बोमेन्स कैप्सूल का जो आउटर मोस्ट लेयर रहता, इसके अंदर स्क्वामोस एपिथेलियम सेल्स रहती है, पूरे स्क्वामोस एपिथेलियम सेल्स रहते। ठीक है। इसको पोडोसाइट्स कहा जाता। क्या बोलते हैं इनको, पोडोसाइट्स। और इसके अंदर छोटे छोटे बारीक बारीक पोर्स रहते जिसके जरिए फिल्ट्रेशन का अमल होता। ठीक है। ये जो बारीक बारीक पोर्स दिख रहे, ये क्या करते, पैसेज को फिल्ट्रेट को बाहर जाने में मदद देते ये पोर्स। ठीक है। रीनल ट्यूब्यूल के बारे में देखेंगे। रीनल ट्यूब्यूल जो है ये इसके 3 पार्ट्स है। कितने पार्ट्स है, 3 पार्ट्स। ठीक है। फर्स्ट जो है पीसीटी, सेकंड लूप ऑफ हेनली और थर्ड वन डीसीटी। ठीक है। अब डीसीटी क्या है, कलेक्टिंग ट्यूब्यूल में खुल रहा, और कलेक्टिंग ट्यूब्यूल के अंदर पिरामिड्स है। यहाँ पे दिख रहे हैं ना पिरामिड्स, ये सारे पिरामिड्स है ये। तो ये पिरामिड्स को क्या बोलते हैं, कैलिसेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कैलिसेस। जो पेल्विस के अंदर खुल रहा, अब ये एरिया पेल्विस है, इसके अंदर ये पूरे कैलिसेस की ओपनिंग हो रही। ठीक है। उसके अंदर ओपन हो रहे वो पेल्विस के अंदर। पेल्विस क्या है, यूरेटर के अंदर खुल रहा। अब ये पेल्विस, ये यूरेटर है, यूरेटर के अंदर खुल रहा ना। हाँ जी। ठीक है। All the parts of renal tubule are covered by a network of peritubular around tube capillaries formed from afferent arteriole। ठीक है। अब यहाँ तक सबको समझ में आया। तो देखेंगे अपन मैकेनिज्म के बारे में। यूरिन फॉर्मेशन का मैकेनिज्म। यूरिन फॉर्मेशन में 4 स्टेजेस है। कितना स्टेजेस है, 4। एक तो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, दूसरा है ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन, तीसरा है ट्यूबुलर सीक्रेशन, और चौथा है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ यूरिन। ठीक है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ यूरिन। ब्लड जो है रीनल आर्टरी से ग्लोमेरुलस में एफरेंट आर्टेरियोल के जरिए जा रहा। ठीक है। और नेफ्रॉन के अंदर ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन होता। ठीक है। अब देखिए यहाँ पर रीअब्जॉर्प्शन में क्या हो रहा, फिल्ट्रेट ग्लोमेरुलर में जो फिल्ट्रेट रहता वो प्राइमरी यूरिन रहता। ठीक है। और ये इक्वल टू ब्लड रहता। इसका कॉम्पोजिशन कैसा रहता, केमिकल कॉम्पोजिशन सेम लाइक ब्लड, ब्लड के जैसे ही रहता, क्योंकि ब्लड के अंदर ही वो वाटर जो शामिल हो जाता वो प्राइमरी यूरिन रहता ना। जो हम वाटर पीते वो ब्लड के अंदर मिक्स हो जाता, तो केमिकल कॉम्पोजिशन दोनों का सेम रहता। लेकिन ब्लड के अंदर क्या रहते, ब्लड सेल्स रहते। ठीक है। प्राइमरी यूरिन के अंदर नहीं रहते ब्लड सेल्स, वो एक ही डिफरेंस रहता दोनों का, मगर दोनों का केमिकल कॉम्पोजिशन जो है सेम रहता। तो ये कैसा, किधर से जा रहा है ये, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब पीसीटी से के जरिए पास होता है इन्हें। ठीक है। ये जो प्राइमरी यूरिन है ये पीसीटी के जरिए पास होता, और जो प्राइमरी यूरिन में यूजफुल सब्सटेंसेस हैं वो रीअब्सॉर्ब हो जाते, फिर से रीअब्सॉर्ब होते किसके अंदर, पेरिट्यूबुलर नेटवर्क के अंदर फिर से रीअब्सॉर्ब हो जाते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट स्टेज में क्या हो रहा, रीअब्सॉर्प्शन तो हो गया, रीअब्सॉर्प्शन के बाद में क्या होता, पीसीटी का जो रीजियन है उसके अंदर रीअब्सॉर्प्शन हो जा रहा। ठीक है। अब इसके बाद में यूरिन कहाँ से ट्रैवल कर रहा, लूप ऑफ हेनली से लेके डीसीटी तक जा रहा। ठीक है। अब यहाँ पर क्या हो रहा, कुछ वेस्ट जैसा कि सॉल्ट है, पोटेशियम है, सोडियम है, क्लोरीन है, हाइड्रोजन आयन्स है, ये पूरे जो सॉल्ट आयन्स है वो यहाँ से पेरिट्यूबुलर कैपिलरी से डीसीटी में चले जाते। ठीक है, सीक्रेट हो जाते।
और ये डीसीटी में ज़्यादा होता है। इट अकर्स मोस्टली इन डीसीटी व्हिच इज़ आल्सो सराउंडेड बाय, ये भी जो है डीसीटी भी जो है कैपिलरीज़ से, पीटीसी पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज़ से जो है सराउंडेड रहता, घिरा हुआ रहता। और ये क्या करता, प्रॉपर कॉन्सेंट्रेशन पीएच, यूरिन का जो पीएच है ना, उसका प्रॉपर कॉन्सेंट्रेशन मेंटेन करता है, ठीक है? और इसमें क्या है, स्मॉलर अमाउंट ऑफ ट्यूबुलर सिक्रेशंस आल्सो टेक प्लेस, इसके अंदर छोटे-छोटे ट्यूबुलर सिक्रेशंस भी होते हैं। कहाँ पर? प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल पीसीटी के अंदर होते हैं, ठीक है? यहाँ तक सबको समझ में आ गया ना? हुँ। अब देखिए, एक आफ्टर द एज ऑफ 40 इयर्स, 40 इयर्स के बाद में क्या होता? हुँ, नेफ्रॉन्स जो फंक्शन करते ना, उस वो यूजुअली डिक्रीज़ होते रहते, ठीक है? एवरी 10 इयर्स में 10% कम काम करते ये नेफ्रॉन्स। तो इसकी वजह से हमारे किडनीज़ वीकर होते रहते। हर 10 साल में इंसान का किडनी जो है वीक होते रहता, ठीक है? अब देखिए नेक्स्ट, फॉर्मेशन ऑफ हाइपोटोनिक यूरिन। तो हाइपोटोनिक यूरिन का फॉर्मेशन कैसा हो रहा देखेंगे। यहाँ पे 75% ऑफ वाटर कंटेंट जो है, नेफ्रिक फिल्ट्रेट नेफ्रिक फिल्ट्रेट का 75% वाटर जो कंटेंट है, वो रीअब्सॉर्ब हो जा रहा। कहाँ पर? पीसीटी में रीअब्सॉर्ब हो जा रहा। और वहां से 10% वाटर जो है फिल्ट्रेट की जैसा बाहर आ जा रहा ऑस्मोसिस के जरिए। कहाँ से? लुकोफेनली के जरिए, ठीक है? और इसके बाद में यूरिन, और फर्दर जो है यूरिन का कॉन्सेंट्रेशन कहाँ होता? कलेक्टिंग ट्यूब्स में एक हार्मोन के प्रेजेंस में होता। वो हार्मोन का नाम है वैसोप्रेसिन, ठीक है? क्या नाम है वो हार्मोन का? वैसोप्रेसिन। यहाँ तक सबको समझ में आ गया? हम्म। उस हार्मोन का नाम है वैसोप्रेसिन। अब देखिए, अगर वैसोप्रेसिन एब्सेंट है, ये हार्मोन अगर एब्सेंट है, तो यूरिन जो है डाइल्यूटेड हो जाता, पानी की क्वांटिटी ज्यादा हो जाती है उसके अंदर। और इसकी वजह से क्या होता, इंसान को डायबिटीज इंसिपिडस हो जाता। इसकी डेफिशिएंसी, वैसोप्रेसिन की कमी की वजह से इंसान जो है डायबिटीज इंसिपिडस का शिकार हो जाता, ठीक है? मतलब उस डिसीज से सफर करता। और भी कुछ डिसीजेस है, अब जैसे कि ग्लूकोज है, ग्लूकोज अगर ज्यादा एक्सक्रीट हो रहा बॉडी से, यूरिन के जरिए अगर ज्यादा ग्लूकोज एक्सक्रीट हो रहा, तो उस बीमारी का नाम है डायबिटीज मेलिटस, ठीक है? यानी तो ग्लूकोनेरिया, ग्लूकोसूरिया भी बोलते हैं उसको। अगर यूरिन के अंदर ग्लूकोज ज्यादा रिलीज हो रहा, तो उसको ग्लूकोसीरिया बोलते हैं। और यूरिन के अंदर कीटोन बॉडीज अगर ज्यादा रिलीज हो रहे, तो उसको कीटोनूरिया बोलते हैं। तो ये दो भी जो है डायबिटीज मेलिटस के एग्जाम्पल्स है, ठीक है? अब देखिए यूरेटस। यूरेटस क्या है? यूरेटस क्या है? वाइट, एक पेड़ है, वाइट नैरो डिस्टेंसिबल मतलब स्ट्रेच होते ट्यूब्स है, ठीक है? ये 30 सेंटीमीटर्स लंबे है और हाइलस से निकलते हैं। अभी हाइलस के बारे में पढ़े ना अपन। हाइलस क्या है? हाइलस क्या है? जो डेप्थ एरिया है ना, अब ये जो एरिया है इसको हाइलस बोलते हैं। यहाँ से यूरेटस निकलते हैं, ठीक है? ये यूरेटर्स कैसे रहते हैं? वाइट है, नैरो है, बारीक पतले से है, और ये स्ट्रेचेबल रहते हैं, मस्कुलर रहते हैं, इनके अंदर मसल, ये मस्कुलर रहते हैं, और ये 30 सेंटीमीटर्स लॉन्ग रहते हैं, ठीक है? और ये यूरिनरी ब्लैडर तक रहते हैं। और यूरेटर क्या करता है? यूरिन को किडनी से यूरिनरी ब्लैडर तक पहुंच जाता। और ये मूवमेंट को क्या बोलते हैं? पेरिस्टाल्टिस बोलते हैं। इस मूवमेंट को क्या बोलते हैं? पेरिस्टाल्टिस, ठीक है?
अब देखिए यूरिनरी ब्लैडर के बारे में देखेंगे। यूरिनरी ब्लैडर कैसा है? पियर शेप्ड है। हाँ, कैसा है? पियर शेप्ड है। ये भी डिस्टेंसिबल सैक लाइक है, मतलब स्ट्रेचेबल रह सकता है ये। ठीक है। यूरिनरी ब्लैडर है, अगर ज्यादा अगर अमाउंट में अगर पानी पी लिए तो क्या होता इसको, अब फॉर एग्जांपल इसकी है, इसकी कैपेसिटी इतनी है। ठीक है। यूरिनरी ब्लैडर की कैपेसिटी इतनी है, अगर पानी ज्यादा पी लिए तो ये थोड़ा सा स्ट्रेच होके थोड़ा एलोंगेट हो जा सकता। ठीक है। तो इस वजह से ये डिस्टेंसिबल रहता ताकि वो अपने आप को स्ट्रेच कर सके। ठीक है। इट इज ये कहाँ है? पेल्विक रीजियन के अंदर रहता, एब्डोमेन के रेक्टम के वेंट्रल साइड पे रहता। ठीक है। और इस ये यूरिन स्टोर करता। ठीक है। दो दो यूरेटर्स के जरिए जो यूरिन लाया जाता इस तक उसको स्टोर करता, और इसकी कैपेसिटी कितनी रहती? यूरिनरी ब्लैडर की कैपेसिटी 300 टू 800 ml रहती। ठीक है। समझ में आ गया? अब देखेंगे यूरेथ्रा के बारे में। यूरेथ्रा क्या है? इट इज ट्यूब दैट टेक्स यूरिन फ्रॉम यूरिनरी ब्लैडर। ये क्या है? एक ट्यूब है जो यूरिन को यूरिनरी ब्लैडर से बाहर लेके जाता। ठीक है। और ये जो है एक रिंग लाइक मसल्स जिसको स्फिंक्टर बोलते हैं, इससे गार्ड किया जाता। ठीक है। और यूरेथ्रा जो है 4 सेंटीमीटर लॉन्ग रहता। फीमेल्स के अंदर कितना रहता यूरेथ्रा? 4 सेंटीमीटर लॉन्ग रहता। और मेल्स के अंदर ये 20 सेंटीमीटर लॉन्ग रहता। ठीक है। तो इसकी ओपनिंग्स जो है फीमेल्स के अंदर अलग अलग रहते। यूरिन अलग, मेल्स के अंदर जो है रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट के अंदर ही यूरेथ्रा रहता। यूरेथ्रा कहाँ रहता? पेनिस के अंदर रहता, और पेनिस से ही जो है स्पर्म और यूरिन दोनों भी रिलीज होते। तो इस वजह से इसको क्या बोलते? यूरिनोटेलिक यूरिनोजेनाइटल डक्ट बोलते। मेल्स के अंदर जो रहता ना यूरेथ्रा, उसको बोलते यूरिनोजेनाइटल डक्ट। ठीक है। अब देखिए मिक्चुरेशन के बारे में देखेंगे अपन। मिक्चुरेशन किसको बोलते हैं? हाँ, ब्लैडर के अंदर यूरिन तो टेम्पररीली स्टोर होता, हमेशा के लिए तो स्टोर्ड नहीं रहता। ठीक है। और इसके अंदर दो स्फिंक्टर्स रहते, टू सेट्स ऑफ स्फिंक्टर्स रहते, स्फिंक्टर मसल्स रहते ब्लैडर के अंदर। ब्लैडर, व्हेन द ब्लैडर इज filling up, both these sets of muscles are constricted, so the exist is closed। ठीक है। however, अगर प्रेशर एक्सर्ट अगर करे तो यूरिन की वजह से जब प्रेशर एक्सर्ट होता तो ब्लैडर के जो वॉल्स रहते स्ट्रेच हो जाते। स्ट्रेच होके ये ऑटोमेटिक रिफ्लेक्स एक्शन प्रोड्यूस करते, तो ताकि स्फिंक्टर्स जो है रिलैक्स कर सके। ठीक है। अपर स्फिंक्टर जो है रिलैक्स कर सकता, मगर लोअर स्फिंक्टर जो है अंडर कंट्रोल रहता, ब्रेन के अंडर कंट्रोल रहता। तो मतलब क्या है इसका? लोअर स्फिंक्टर्स जो है वॉलंटरी रहते, यानी कि अब फॉर एग्जांपल ये है स्फिंक्टर्स, ये एक अपर स्फिंक्टर है, ये लोअर स्फिंक्टर है। ये लोअर स्फिंक्टर जो है वॉलंटरी रहता, यानी कि ब्रेन से कंट्रोल्ड रहता। ब्रेन अगर इंफॉर्मेशन दिया इसको कि यूरिन को थोड़ी देर और होल्ड करना है, तो ये मसल्स जो है वॉलंटरी रहते हैं, और यहाँ पर और थोड़ी देर तक यूरिन को स्टोर किया जा सकता है, जबकि ये अपर स्फिंक्टर जो है ये कंट्रोल नहीं कर सकते यहाँ पर। ठीक है। अब यूरिनरी ब्लैडर में देखिए, अब इसके अंदर देखिए 700 टू 800 ml, यूरिनरी ब्लैडर के अंदर 700 टू 800 ml यूरिन स्टोर करने की कैपेसिटी है, ये मैक्सिमम कैपेसिटी है इसकी। ठीक है। और अब इस वक्त पे क्या होता, जब 700 टू 800 ml अगर यूरिन स्टोर हो गया, तो उस वक्त एक पेनफुल अर्ज रहता जिसकी वजह से मिक्चुरेशन यानी कि यूरिन पास करने का एक पेनफुल अर्ज ब्रेन तक जाता। तो
उसके बाद में यूरिन एक्सक्रीट हो जाता, ठीक है? यूरिन जो है पर डे 1.6 टू 1.8 लीटर्स एक्सक्रीट होता और इसकी क्वांटिटी जो है पानी का इंटेक जो रहता फ्लूइड्स के इंटेक के ऊपर डिपेंड करती है। अगर पानी ज़्यादा ले रहे तो ज़्यादा जो है यूरिन एक्सक्रीट होता पर डे और अगर कम ले रहे पानी तो कम यूरिन एक्सक्रीट होता, ठीक है? अब देखेंगे यूरिन का कॉम्पोजिशन। देखिए यूरिन के अंदर 96% जो है वाटर है और 2.5% ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस है जैसा कि यूरिया है, यूरिक एसिड है, क्रिएटिन, क्रिएटिनाइन, वाटर सॉल्युबल विटामिन्स, हॉर्मोन्स, ऑक्सलेट्स ये सारे जो है ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस यूरिन के अंदर 2.5% है, ठीक है? उसी तरीके से 1.5% इनऑर्गेनिक सॉल्यूट्स है जैसे कि सोडियम है, क्लोराइड है, फॉस्फेट, सल्फेट, मैग्नीशियम, कैल्शियम, आयोडीन ये सारे जो है यूरिन के अंदर प्रेजेंट है इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस, ठीक है? और यूरिन का पीएच क्या है? एसिडिक और इसका पीएच 6.0 है, ठीक है? तो एसिडिक पहले तो एसिडिक रहता है ये जैसा-जैसा डिकम्पोज़िशन यूरिया का जब डिकम्पोज़िशन होते रहता, उस वक़्त ये एसिडिक से अल्कलाइन हो जाता, ठीक है? और जब कंप्लीट फेलियर हो जाता ना किडनीज़ का, जो रिवर्सिबल नहीं है मतलब इसको फिर वापस जो है ठीक नहीं किया जा सकता, तो उस स्टेज को बोलते हैं एंड स्टेज रीनल डिसीज़ ईएसआरडी। तो इसके बाद में बॉडी के अंदर जो एक्स्ट्रा वेस्ट है, एक्स्ट्रा वाटर है, वेस्ट प्रोडक्ट्स है, इसको जो है बॉडी फ़िल्टर नहीं कर पाती, उस सिचुएशन को बोलते हैं यूरेमिया, ठीक है? और इसके बाद में क्या होता, इंसान के हाथ और पैर फूलने लगते, पानी का एक्युमुलेशन ज़्यादा हो जाता और इंसान के हाथ-पैर फूलने लगते और इंसान जो है अपने आप को बहुत वीक महसूस करता, टायर्ड महसूस करता, ठीक है? और उसकी बॉडी फंक्शनिंग प्रॉपरली नहीं हो सकती, ठीक है? इस वजह से आर्टिफिशियल किडनीज़ डायलिसिस मशीन को आर्टिफिशियल किडनीज़ कहा जाता और डायलिसिस के ज़रिए क्या करते हैं वो ब्लड को जो है पंप किया जाता है, ये जो चेंबर्स है ना, ट्यूब लाइक चेंबर्स हैं, इनमें पंप किया जाता और इनमें से जो है प्लाज़्मा को अलग कर लिया जाता और उसको अलग कर लेते, फ़िल्ट्रेट को जो है, जो वेस्ट प्रोडक्ट है, उसको अलग कर लेते। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं हीमोडायलिसिस, ठीक है? इसके ज़रिए वेस्ट प्रोडक्ट अलग कर लेते और अलग करने से पहले क्या करते, सबसे पहले इसके अंदर हेपारिन डालते। हेपारिन क्या है? एंटीकोगुलेंट है, ठीक है? एंटीकोगुलेंट डालने के बाद में इसके अंदर से वेस्ट प्रोडक्ट्स जो पॉइज़नस रहते हैं, वो निकाल लेते हैं। फिर पूरा प्रोसेस जो है 6 घंटों का रहता है, 4 से 6 घंटों का ये प्रोसेस रहता। ये प्रोसेस होने के बाद में फिर से एंटीकोगुलेंट हेपारिन मिलाया जाता। मिला के क्या करते, बॉडी में फिर वापस पंप कर दिया जाता ये ब्लड को, ठीक है? अब देखिए सबसे पहले इंडिया में 1 दिसंबर 1971 में क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज जो था तमिलनाडु में वहाँ पर किडनी ट्रांसप्लांटेशन हुआ और 1954 में यूएसए में डॉक्टर चार्ल्स हफनगल जो है सबसे पहले किडनी का ट्रांसप्लांटेशन करे, ठीक है? लंग्स के ज़रिए जो है रिमूव होने वाले वेस्ट क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड। स्किन के ज़रिए निकलने वाला स्वेट ग्लैंड्स के ज़रिए जो निकलते हैं वो क्या है? स्वेट है और दूसरे मेटाबॉलिक वेस्ट है, ठीक है? और आगे देखिए लिवर, लिवर में क्या है? बिलिरुबिन, बिलीवर्डिन, यूरोक्रोम ये पूरे बाइल पिगमेंट्स रहते हैं, ठीक है? और आरबीसीज़ भी जो है जब मर जाते हैं इनका क्या है लाइफ स्पैन 120 डेज़ है ना? मर गए तो लिवर के अंदर जाके वो स्टोर हो जाते, ठीक है? अ लिवर के अंदर डिस्ट्रॉय हो जाते हैं आरबीसीज़, ठीक है? और यूरोक्रोम भी जो है, यूरिन से बाहर निकाल दिया जाता है, एलिमिनेट कर दिया जाता। और बिलीवर्डिन, बिलीरुबिन भी जो है बाइल में से निकाल दिया जाता और इसके अंदर कोलेस्टेरॉल और दूसरे स्टेरॉइड्स डेरिवेटिव्स रहते हैं इसके अंदर, हार्मोन्स, स्टेरॉइड हार्मोन्स, एक्स्ट्रा ड्रग, विटामिन, अल्कलाइन सॉल्ट्स ये सारे इसके अंदर रहते हैं, ठीक है? ठीक है? ये लिवर जो है यूरिया फॉर्मेशन में बहुत ज़्यादा अहम रोल निभाता। इसके बाद में लार्ज इंटेस्टाइन में क्या हो रहा?
एक्सेस सॉल्ट्स जैसे कि कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, आयरन, ये सारे जो है सो एलिमिनेट हो जाते। कहाँ से एलिमिनेट होते? सिंकस के ज़रिए एलिमिनेट हो जाते, ठीक है? और नाइट्रोजनस वेस्ट सलाइवा और टीयर्स के अंदर भी रहते, बहुत कम अमाउंट में, स्मॉल अमाउंट में, ठीक है? ये था हमारा आज का एक्सक्रीशन का लेसन। होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड। थैंक यू।